अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। सबसे पहले बात करते हैं उसी मामले की, सबसे बड़े मामले की, जिसके ऊपर इस वक्त ठनी हुई है हुकूमत और सारे निज़ाम के दरमियान। हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि जो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, वो उसको नहीं मानते, क्योंकि ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ़रीक थी, ना उन्होंने कोई रिलीफ मांगा, और ना ही जो इख्तियार इस्तेमाल किया गया है वो वाज़े तौर पर सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार देता है कि वो इतना बड़ा फ़ैसला कर सके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में, जो कि आइनी तौर पर भी दुरुस्त नहीं है। इसीलिए हुकूमत ने नज़र षानी की दरख्वास्त भी दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और ये ख़बरें भी आ रही हैं कि हुकूमत ने ये फ़ैसला कर लिया है कि कहीं ना कहीं वो इसके ऊपर अमल दरामद नहीं करेंगे, पूरी तरह से फ़ाइट करेंगे। बयानात सियासी फोरम्स पे जो आ रहे हैं वो आप कुछ दिनों से मुलाहिज़ा कर ही रहे हैं। ख्वाजा आसिफ हों जो मुकम्मल तौर पर ये कह रहे हैं कि जी ये फ़ैसला आइन की खिलाफ वर्जी है, सुप्रीम कोर्ट और आइन अलग अलग आमने सामने खड़े हैं, तो हुकूमत का काम तो आइन की अमलदारी और उसके ऊपर अमल दरामद करवाना है, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला नहीं मानेंगे। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। वो ये कहते हैं कि अगर हुकूमत इसी तरह से डटे रहना चाहती है, नहीं अमल दरामद करना चाहती, तो हम भी पूरी तरह से लड़ेंगे और हम मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन ये जो अपने अपने मौक़िफ़ पर डटे रहने की बात है, ये आगे किस तरफ मामला जाएगा? क्योंकि ये ख़बरें आ रही हैं या कयास आराइयाँ हो रही हैं कि अगर इसी तरह से हुकूमत अपनी पोजीशन पर रहती है और ये महाज आ रही है, कशीदगी बढ़ती जाती है, तो इसका नतीजा ज़्यादा अच्छा नहीं हो सकता इस निज़ाम के लिए। ख़ास तौर पर अपने तज्ज़ियाकारों से पूछते हैं कि जो जिस तरफ सूरत हाल जा रही है, जो जो दरमियान में डेवलपमेंट्स हो रही हैं, क्या बनेगा इस मामले का, क्या नतीजा निकलेगा, और जो हुकूमत की पोजीशन है क्या वो दुरुस्त भी है या नहीं है। इसी डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सलीम साफ़ी साहब, उमर चीमा साहब, शहजाद इकबाल साहब और रीमा उमर साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, आप सबसे पहले बताइएगा, इस्लामाबाद से बहुत सारी खबरें आ रही हैं और कुछ तो बड़ी तशवीशनाक और ख़तरनाक भी इस निज़ाम से मुतल्लिक, ख़ासकर ये जो कन्फ्रंटेशन है इंतज़ामिया और अदलिया की, उस मुतल्लिक क्या समझते हैं, कहाँ तक ये बात जा सकती है? बहुत शुक्रिया अलीना। देखें, इस वक्त हमारे सामने कोई डिटेल जजमेंट नहीं है। कुछ सवालात यकीनन हम सब के जहनों में है जो कि डिटेल जजमेंट से मालूम चलेंगे, और उस पर कुछ चीज़ों पे एतराज़ भी है हुकूमती पार्टियों का। मिसाल के तौर पे जैसे एक नुक्ता है जिसमें ये कहा गया है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने कोई सर्टिफिकेट जमा करवाया हो, एफिडेविट जमा करवाया हो, या अपनी वाबस्तगी किसी लेवल पे भी जाहिर की हो, तो वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 39 लोग हैं, उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंसिडर किया जाएगा। लेकिन फिर जो तीसरी शिक थी उस ऑर्डर की, जिसमें था कि अगर कोई भी आपने डॉक्यूमेंट या वाबस्तगी नहीं जाहिर की तहरीक इंसाफ से, तब भी आपको 15 दिन का मौका मिलेगा। तो ये क्यों दिया गया है, उसकी बुनियादी वजह तो उन्होंने बताई है, लेकिन डिटेल में हम जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा। और 15 दिन क्यों कर दिए जबकि शेड्यूल में 3 दिन होते हैं। फिर एक नुकता ये भी है कि जो है, अगर कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप दरख्वास्त दे सकते हैं इन चेंबर, आपको 8 जजेस को। तो इस तरह की कुछ चीज़ें जिस पे मजीद क्लैरिफिकेशन आना बाकी है। लेकिन देखिए, बुनियादी बात क्या है? बुनियादी बात यह है जिस पर 11 जजेस का इत्तेफाक है कि सुप्रीम कोर्ट का जो 13 जनवरी का फैसला था सिंबल वाला, उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गलत तरीके से इंटरप्रेट किया है, और सबने यही कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में जमात होनी चाहिए थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनको आज़ाद डिक्लेयर कर दिया। अब मुझे आप बताइए कि हमारा आइन तो ये भी कहता है कि इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर इतना बड़ा भंड मारता है कि वो एक पार्टी को तस्लीम ही नहीं करता और उनके तमाम लोगों को आज़ाद डिक्लेयर कर देता है। मैं तो अभी उस डिटेल में नहीं जाना चाह रहा कि किसी को फॉर्म नहीं जमा करवाने दिया गया, किसी के फॉर्म छीन लिए, किसी को उठा लिया गया, बल्लेबाज का निशान दिया तो उसको डिनाई कर दिया गया, और रात 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया और 12 बजे तक डेडलाइन थी। तो कितना वक्त था फिर आप अपना जाके फैसला बदलते? इन चीज़ों में जाए बगैर भी अगर आप देखें कि अगर कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचा है कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की गलती है, तो फिर उस गलती का क्या करें? क्या उस गलती को दुरुस्त ना करें? क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस जो अब जाके सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया, इतने अरसे के बाद वेट किया जाए, इंतजार किया जाए कि 20 साल बाद जाके इसको रिफ्लेक्ट करेंगे, जब उसको आप दुरुस्ती नहीं कर सकते, सिर्फ आप एक जजमेंट दे सकते हैं कि वो गलती हुई थी। तो मुझे हुकूमत से ये सवाल उनसे ये बनता है कि इसमें आपका क्लेम क्या है कि अगर गलती हुई है तो उसको जाने दें एज इट इज, कुछ ना करें उस हवाले से। और दूसरा, वैसे भी हमें सबको पता है कि ना कानूनी तौर पे, मेरी नज़र में एटलीस्ट, ये सीट्स हुकूमत की बनती हैं, ना एथिकली और मॉरली उनकी ये सीट्स बनती हैं। ये सीट आप नहीं जीते हैं, जितने प्रोपोर्शन से आप जीते हैं वो सीट आपको मिल चुकी हैं।
तो इसकी मजीद बात तो हम करेंगे, लेकिन अब ये जो आपने सवाल किया और ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि फैसला तो आ गया है लेकिन किसी भी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। अब देखिए, हम सबको पता है ये हुकूमत का अकेले का फैसला तो हो नहीं सकता। जब तक उनको सपोर्ट ना हो इदारों की, वो इस हद तक नहीं जा सकते कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे। लेकिन फिर माजी की मिसालें दी जाती हैं। आपने पहले करके देखा, मेरे ख्याल से तो आइन की किताब तो उसी वक्त आपने कम से कम बंद कर दी थी जब 2 सूबों में 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने थे, आप लोगों ने नहीं करवाए। फिर जब असेंबली ने मुद्दत पूरी कर ली, फिर 60 दिन के अंदर इलेक्शन होने थे या 90 दिन के अंदर होने थे, वो आपने नहीं करवाए। तो आइन की किताब बंद करके आप फैसले तो कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, आपने नहीं इंप्लीमेंट किया। अब अगर ये हुकूमत समझती है कि नहीं हम मुस्तकिल इस किताब को बंद कर देंगे या माजी में जिस तरह आइन को तोड़ा गया वो करना चाहते हैं तो वो करके भी देख लें। लेकिन स्टोरी क्या बनाएंगे? उस वक्त तो आपके पास एक स्टोरी थी कि यहाँ पे ऐसे सुप्रीम कोर्ट में जजेस हैं जिनकी सियासी लीनिंग है, सियासी वाबस्तगी है, या वो जो बेंच बनाते हैं वो लाइक माइंडेड जजेस का बेंच होता है। यहाँ पे क्या स्टोरी है आपके पास सेल करने के लिए? ये फुल कोर्ट है और फुल कोर्ट में एक फैसला 8-5 का है, लेकिन 11 जजेस इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने गलती की है। यहाँ पे आप क्या इल्जाम लगाएंगे? यहाँ पे तो फुल कोर्ट का जो फैसला है वो तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद एक कमेटी ने किया है, फुल कोर्ट इसमें बैठा हुआ था। तो यहाँ पे आपके पास सेल करने के लिए स्टोरी क्या? उस वक्त तो जैसे भी बॉन्डी स्टोरी आपने सुना दी, जबकि एप्लीकेबल मेरे ख्याल से उस वक्त भी नहीं थी। जो आइन में था, जो किताब में था, वो आपने करना चाहिए था। लेकिन अब अगर वो लड़ाई को इस हद तक लेके जाना चाहते हैं कि नहीं ठीक है सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी हम नहीं मानेंगे, तो मुझे तो नहीं पता फिर ये निजाम किस तरह चलाएंगे आगे। हाँ, कानूनी तौर पे आप अपनी फाइट लड़ें। आपको लगता है कि नजरसानी की जरूरत है, आप नजरसानी करें। आप दरख्वास्त लेके जा रहे हैं कि जब तक इसकी नजरसानी का फैसला नहीं हो जाता आप उस पर स्टे दे दें। कानूनी हथकंडे आप अपनाएं, लेकिन जिस किस्म की इतलात आ रही है कि नहीं कम वोट में ये फैसला ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंप्लीमेंट करेगा, ना हुकूमत, ना हुकूमती इदारे, उससे तो फिर आप समझ लें, जैसे मैंने कहा पहले आइन की किताब बंद की थी, अब आप उसको फाड़ के ही फेंक दें अगर ये शौक हो रहा है आपको। फिर शहजाद ये बताइएगा, इस्लामाबाद में हम बड़ा सुन रहे हैं, कया सराइयाँ हो रही हैं कि मुख्तलिफ हल्के मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज़ बता रहे हैं और ख़ासकर निज़ाम के लिपट जाने की भी बात कर रहे हैं। बड़ी तशवीश के साथ हमें ये कहना पड़ता है, लेकिन इस तरह की बातें हो रही हैं। क्या वाकई में ऐसा कुछ है और फ़ज़ा में बड़ी टेंशन है क्या? अच्छा, मैं डायरेक्टली इस तरह की बातों का प्रिवी नहीं हूँ। मैं मेरे ख्याल से मुझ तक डायरेक्टली इस तरह की बातें नहीं पहुँचती, लेकिन जब कुछ लोग बैठते हैं इनडायरेक्टली एक गॉसिप सुना रहे होते हैं कि अगर फाइनली कुछ नहीं हुआ तो फिर शायद एक ऑप्शन इमरजेंसी का बचेगा, क्योंकि अगर अदलिया इस तरह के फैसले देती रही जो हुकूमत को इस वक्त सूट नहीं करते, इदारों को सूट नहीं करते, फिर शायद एक लास्ट ऑप्शन होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे फ्रैंकली नहीं लगता कि इस वक्त वो टाइम है, क्योंकि इससे कुछ गेन नहीं होना ना। आप मतलब इन दी एंड हासिल क्या करना चाहते हैं? मिसाल के तौर पे आपने पार्टी का सिंबल ले लिया, वो पार्टी फिर भी जीत गई। आप कह रहे हैं पार्टी को बैन कर देंगे, तो पार्टी बैन करके क्या इमरान खान खत्म हो जाएंगे, उनकी सियासत खत्म हो जाएगी, उनके फॉलोअर्स खत्म हो जाएंगे? मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन दी एंड आप अचीव क्या करना चाहते हैं इससे। अगर आप ये समझते हैं कि किसी ने आके ये कह दिया कि पीटीआई और ये रियासत पाकिस्तान साथ नहीं चल सकती, वो एक सिक्योरिटी थ्रेट बन चुके हैं, तो ये माजी में भी बयानात हम इस किस्म के सुनते रहे। मैं तो आपको याद है आपके सामने इलेक्शन कमीशन की इलेक्शन ट्रांसमिशन में मैंने बताया था कि एक बड़ी शख्सियत ने हमें बुलाकर बताया था कि रॉ के एजेंट निकले। इस हद तक नवाज शरीफ जो है वो खतरा है मुल्क के लिए। आज नवाज शरीफ साहब की पार्टी इक़्तिदार में है, उनका भाई वजीर आजम है, उनकी बेटी चीफ मिनिस्टर है। तो ये बातें तो हम पहले भी सुन चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता फिलहाल कि इमरजेंसी लग सकती है, क्योंकि मुझे नहीं लगता इससे कुछ हासिल होगा। ठीक है, अच्छा इसके ऊपर मजीद भी बात करते हैं, लेकिन रीमा आप बताइएगा, क्या जो हुकूमत पोजीशन ले रही है वो जायज़ है? जी शुक्रिया लीना। हुकूमत से पे आने से पहले एक दो बातें मैं करना चाहती हूँ। ओवरऑल जो नैरेटिव है इस जजमेंट के अराउंड दोनों तरफ से, आई हैव टू से कोई रूम नहीं है कि आप कानून पे, आइन पे बात कर सकें, आप अदालत की जुरिस्डिक्शन पे बात कर सकें, जो मेरी नज़र में एक जेन्युइन डिबेट है कि अगर अदालत कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्डक्ट जो है वो फाइंडिंग उसकी देती है तो वो किस हद तक जा सकती है उससे एड्रेस करने के लिए, या जो अग्रीव्ड पार्टीज हैं उन्हें रिड्रेसल देने के लिए। दुनिया भर में ये डिबेट्स होती हैं और होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट अहम डिबेट्स हैं। लेकिन पाकिस्तान में हमने इस केस को क्या बना दिया कि कुछ जजेस हैं जो एक्सटेंशन चाहते हैं, कुछ जजेस हैं जो एक्सटेंशन को अपोज कर रहे हैं। तो हमने, अगर हम उनकी फेवर में भी हैं, हमने उन जजेस को भी कॉम्प्रोमाइज दिखा दिया कि वो आइन कानून पे फैसला नहीं कर रहे, वो यहाँ ये फैसला नहीं कर रहे कि क्या पीटीआई पार्लियामेंट्री पार्टी थी, क्या पीटीआई के जो कैंडिडेट्स थे वो इंडिपेंडेंट्स थे या पार्टी कैंडिडेट्स थे। वो ये फैसला कर रही है कि अगर हुकूमत को 2/3 मेजॉरिटी मिल गई तो फिर वो क्या तरमीम लाएंगे और उससे किसको एक्सटेंशन मिलेगी। उन्होंने इसको सामने रख के फैसला किया है। बहुत खतरनाक बात है।
दूसरी तरफ ये कहना, और अलीना मैं एक नई बात एक सुनी है कि अगर आप खातून हो, मुझे लोग ये कहते हैं क्योंकि मुझे इमरान खान हैंडसम लगते हैं इसलिए मैं इस जजमेंट को सपोर्ट कर रही हूँ, और अगर कोई मर्द है तो उनकी बीवी, उनकी बहन या उनकी माँ, उनको इमरान खान हैंडसम लगते हैं इसलिए वो जो जजमेंट है उसको सपोर्ट करें। ये इतना गलीज बयानिया है। और आप देखें कि जिन 8 जजेस ने, बल्कि फैसला तो 3 जजेस और ने भी वही किया है जिस पे हुकूमत तनकीद कर रही है, उनके ऊपर भी जिस तरह की कैंपेनिंग हो रही है, तो दोनों तरफ से अनफॉर्चुनेटली आइन, कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, रिजर्व सीट्स, क्यों इनके पीछे मकसद क्या है, ये कहीं खो के रह गया है। हर किसी को आपने डाल दिया है इस बॉक्स में कि वो आप जिस पॉलिटिकल नैरेटिव को इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं वो उसके फेवर में है या उसके अगेंस्ट है। एंड दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट आई हैव टू से, क्योंकि ये जजमेंट जो है ये जेन्युइनली एक कॉम्प्लिकेटेड जजमेंट थी और इसमें बेहतर होता कि हम उसके जो कम्प्लेक्सिटी है उसको समझ के आगे बहस करते। दूसरी चीज अलीना, मुझे हुकूमत इस वक्त जो तनकीद कर रही है उन्हें जो फैसला है उसको समझने की जरूरत है। पहले जब सुप्रीम कोर्ट चाहे वो अपनी अपेलेट जुरिस्डिक्शन में या किसी और जुरिस्डिक्शन में, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में कोई केस सुन रही होती है, वो सिर्फ पार्टीज तक अपने आप को महदूद नहीं कर सकती। ये जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन वाला फैसला आया उससे नवाज शरीफ बहुत बड़े बेनिफिशियरी थे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के, लेकिन वो तो पार्टी नहीं थे ना। सुप्रीम कोर्ट ने एक आईनी प्रोविजन की तशरीह की, उन्होंने कहा कि 62(1)(f) के तहत कोई डिक्लेरेशन नहीं हो सकती जिससे आप किसी को नाअहल कर सकें, और उन्होंने समीउल्लाह बलोच का जो फैसला था उससे ओवरटर्न किया। अब बहुत से लोग हैं जो उसके बेनिफिशियरी बने जो सुप्रीम कोर्ट के सामने पार्टी नहीं थे। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक स्पेसिफिक इशू पे फाइंडिंग दे रही थी। इस केस में भी काजी फाइज ईसा, जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मंदोखेल का जो ओपिनियन है उसमें उन्होंने लिखा है कि पीटीआई उनके सामने पार्टी नहीं थी, पीटीआई ने ये चीज चैलेंज नहीं की, लेकिन वो जिस सवाल को देख रहे हैं वो है रिजर्व सीट्स का मामला कि रिजर्व सीट्स किसको मिलनी चाहिए। और चाहे पीटीआई पार्टी नहीं है, अगर रिजर्व सीट्स पीटीआई को भी मिलनी चाहिए तो अदालत के पास ये जुरिस्डिक्शन है कि वो फैसला करे। ये एक बहुत सिंपल सी चीज है जो मुझे नहीं मालूम, शायद लोग इतने फेमिलियर नहीं है अदालत किस तरह फैसले करती है उससे, अदालत की जुरिस्डिक्शन से, जो इस पे तशवीश का इजहार कर रहे हैं। और चले तशवीश तक भी ठीक है, आपका हक है, हर पाकिस्तानी शहरी का हक है, लेकिन ये कहना ये एक्सट्रीम पोजीशन के डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी आ गई, आइन का खिलवाड़ हो गया, री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गई, ये सब जो वर्ड्स है ना इनको हमने मीनिंगलेस कर दिया है, क्योंकि हम तनकीद प्रोपोर्शनेट तरह से नहीं करते। हर चीज हमारे लिए डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, री राइटिंग, खिलवाड़ ये है। और ये बहुत ही अजीब सी फॉर अ लॉयर, ये एक बहुत अजीब सी आपको पोजीशन में डाल देता है, बिकॉज यू डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, क्योंकि रेटरिक इतना एक्सट्रीम है कि आपको लगता है कि उसको फैक्ट्स, लॉजिक, वो कहीं खो से गए हैं, इससे आप आर्ग्यू कर ही नहीं सकते। मैं आपको एक और जजमेंट की मिसाल दूं, कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कौन होती है कहने वाली कि 15 दिन के अंदर अंदर जो है आप अपनी डिक्लेरेशंस फिर से जमा करवाएं। बाय द वे ये भी बिल्कुल गलत है। आइन ये नहीं कहता कि 3 दिनों में आपने डिक्लेरेशन करनी होती है। सुप्रीम कोर्ट पीछे चली गई है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है पीटीआई के कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंस थे ही नहीं, तो अगर क्योंकि इब्हाम है कि वो किसके कैंडिडेट्स हैं, उनको एक और मौका दिया गया है कि अपनी एफिलिएशन क्लियर करें। कानून इस पे, आइन इस पे साइलेंट है। आप समझ रही हैं डिफरेंस? अगर आप एक इंडिपेंडेंट रिटर्न कैंडिडेट हैं तब आपके पास 3 दिन होते हैं कि आप एक पार्टी चूज करें, वो आइन में है। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह रही कि इंडिपेंडेंस फिर से 3 दिन में करें, वो कह रहे हैं कि वो अपनी पार्टी वाबस्तगी फिर से जाहिर करें ड्यू टू द peculiar circumstances of the case। और वो peculiar circumstances क्या हैं वो हमें डिटेल जजमेंट में पता चलेगा, फिर हम बहस कर सकते हैं कि क्या लीगली जस्टिफाइड था अदालत का ये कहना या नहीं। लेकिन ये अदालत करी है वो उससे पीछे गई है उस 3 दिन की मोहलत से। मैं आपको ये कह रही थी कि 15 दिन यहाँ उन्होंने कहा, जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की, जो नून लीग ने, हुकूमत की बाकी जो जमातें हैं उन्होंने सेलिब्रेट की थी एट दैट टाइम, उसमें सुप्रीम कोर्ट के क्या डायरेक्शंस थे। और उस वक्त पीटीआई हैव टू से यही तनकीद करी थी कि सुप्रीम कोर्ट कौन होती है स्पीकर को कहने वाली कि आप 10:30 बजे अगले दिन उससे पहले इजलास बुलाएं। आइन तो स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं इख्तियार देता। वो वही पूछ रहे थे 10:30 बजे कहाँ से आए, किस कानून में लिखा है, किस आइन में लिखा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी क्योंकि उस वक्त स्पीकर और इस वक्त इलेक्शन कमीशन जो आईनी ओवरऑल प्रोसीजर है उसको फ्रस्ट्रेट कर रही है, इसलिए अदालत को ये देना पड़ा, ये डायरेक्शन देनी पड़ी। वहां अदालत ने स्पीकर को, और अलीना वहां पे तो एक एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है आर्टिकल 69 जो कहती है कि कोई अदालत जो मजलिस शूरा या आपकी पार्लियामेंट पे प्रोसीडिंग्स है
उसमें इंटरवीन नहीं कर सकती, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, उसको हम रीड डाउन करेंगे। अगर आपका जो भी अमल है या आपके जो इकदाम है वो आइन से अगेंस्ट है तो फिर अदालत कर सकती है। इस सब को आपने सेलिब्रेट किया कि स्पीकर को आपने इजलास बुलाने पे मजबूर किया, आपने स्पीकर की जो किस तरह प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करनी है उसकी स्पेसिफिक डायरेक्शंस दी कि इसके बाहर स्पीकर कुछ नहीं कर सकते। आपने आर्टिकल 69 को रीड डाउन किया, मेरी नजर में बहुत अच्छा फैसला था, लेकिन तब नून लीग ने सेलिब्रेट किया। आज नून लीग ये सवाल उठा रही है कि पीटीआई तो पार्टी नहीं थी, जो रिलीफ नहीं मांगा वो कैसे दे दिया। बिल्कुल ये समझ से बाहर है। ये वही दिखाता है अपॉर्चुनिस्टिक बिहेवियर कि आपको ये जजमेंट नहीं पसंद, इसलिए आपके लिए ये रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। जो जजमेंट आपको पसंद है वो अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन होती है। इसके अलावा कोई लीगल रीजन तो मुझे समझ नहीं आता। और जस्टिस काजी फाहिज ईसा और जस्टिस बंदोखेल शायद ना चाहते हुए वो उनको भी इसमें पीस रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी यही फैसला किया है। पीटीआई को जो पार्टी नहीं है उसको पार्लियामेंट्री पार्टी तस्वुर किया है, उनके लोगों को कम सीट्स लेकिन फिर भी सीट्स दी हैं। तो ये क्या करना चाह रही है हुकूमत? इतना ज्यादा, इतना अग्रेसिव मुहिम, इतनी डेफेमेटरी मुहिम जजेस के खिलाफ, जो लोग इस जजमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ। ये आने वाले दिनों में अगर आपको लगता है स्टेबिलिटी इससे आएगी तो नहीं आएगी। सो कानूनी तौर पे और इवन अदरवाइज अलीना, हम सब ने देखा है ये इलेक्शन किस तरह हुए थे। मुझे तो ये स्वॉलो नहीं होता कि आप किस मॉरल बेसिस पे, और मैं ज्यादा मॉरलिटी की बात नहीं करती इस शो पे, लेकिन यहाँ पे सच ये खटकती है आपको बात कि आप इतनी अग्रेसिव पोजीशन ले रहे हैं जबकि आपका मॉरल स्टैंडिंग इस वक्त नहीं है। बिल्कुल हमें मालूम है इस तक किस तरह पीटीआई के लिए हर्डल्स क्रिएट किए गए। अब किस हद तक वो जस्टिसेबल है नहीं है इस पे हम डिबेट कर सकते हैं, लेकिन इन हर्डल्स को झुटलाना और अपनी मॉरल एक क्लेम जो है उसको दिखाना कि आपका है, ये सच में नहीं समझ आती। लेकिन ऑन द अदर हैंड अलीना, जिन्होंने इस 8 मेजॉरिटी के अलावा बाकी जजेस थे उनको आपने बिल्कुल ही कॉम्प्रोमाइज बना दिया, क्योंकि उन्होंने ऐसा फैसला नहीं किया जो आपको पसंद है। ये भी मुझे जेन्युइनली इसकी तशवीश है, क्योंकि जो जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस बंदोखेल का ओपिनियन है उसमें भी बहुत वजन है कि वो सिर्फ पीटीआई के जिन्होंने अपनी एफिलिएशन डिक्लेयर की है किसी भी तरह सर्टिफिकेट से के साथ या नहीं, उन्होंने उसको सिर्फ पीटीआई का कैंडिडेट जो है वो तस्वुर किया है। वो उससे माजी में नहीं गए। उन्होंने कहा हम नहीं ये डिसाइड कर सकते कि एसआईसी किसी ने अपनी मर्जी से ज्वाइन की है। नहीं, समझ में आती है ये बात, इस पे डिबेट हो, लेकिन इसको ये कहना कि ये सिर्फ एक्सटेंशन के लिए किया गया, ये अनलेस आपके पास बहुत ठोस एविडेंस है इसके लिए, आपको मेरा नहीं ख्याल ये बातें करनी चाहिए, क्योंकि आप पूरी जब आप ये बात कर रही हैं, आप जब ये बात कर रही हैं कि अपने अपने कैंप्स जुडिशरी के अंदर भी बना दिए गए हैं, वहाँ पर भी डिवाइड किया जा रहा है, तो एक और मामला जो कल सामने आया एड हॉक जजेस लगाने का, उसके ऊपर भी उसको जोड़ा जा रहा है इस मामले से, और ये कहा जा रहा है कि ज़रूरत इसलिए पड़ी इसकी कि कहीं ना कहीं रिव्यू में फ़ायदा हो सकता है या अपने मर्जी के हुकूमत केसेस में अपने मर्जी के फैसले ले सकती है, इसलिए ये सारा इकदाम किया जा रहा है। आप इस इकदाम को किस तरह से देख रही हैं? ये जो अफवाहें होती हैं और ये जो कंस्पिरेसी थ्योरीज है, मैं इससे दूर रहती हूँ। इवन जो आप ये बात कर रही थी कि रियासत ने फैसला कर लिया है, इस जजमेंट को नहीं माना जाएगा, पीटीआई को बैन किया जाएगा, ये फियर मॉन्गरिंग है और मैं पर्सनली पसंद नहीं करती। पीटीआई को तो बैन करने का ऐलान किया रीमा, बात सुनेंगी नहीं वैसी मैं कह रही हूँ, सॉरी, पीटीआई को तो बैन करने का ऐलान किया है, इस पे डट गई है। मैं सुन रही थी कल जो ये खबर दे रहे थे कि रियासत ने फैसला कर लिया है, वो अदालत को भी मैनेज कर लेंगे। ये बातें अगर हम हर रोज अपनी टीवी स्क्रीन पे सुनेंगे तो हम में भी वो रहेगी नहीं कैपेसिटी कि हम किसी चीज को इंडिपेंडेंटली इवैल्यूएट कर सकें। सो जो एड हॉक जजेस का मामला है, मेरा इस पे मौक़िफ़ ये है कि जहाँ पे परमानेंट जजेस हैं वहाँ एड हॉक जजेस नहीं अपॉइंट होने चाहिए अनलेस कोई बहुत ही इमरजेंट सिचुएशन हो जो आपके पास कोई और ऑप्शन ना हो, क्योंकि वो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंजॉय नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी हाई कोर्ट के जज को फॉर 1 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट में लगा दें, उन पे हमेशा ये प्रेशर रहेगा कि उन्होंने किस तरह के फैसले करने हैं। ऐसा ना हो अगर उन्होंने परमानेंटली सुप्रीम कोर्ट आना है बाद में, इस तरह के जो आपकी मोटिवेशंस होती हैं, आप किसी को इंसेंटिवाइज कर सकते हैं। इसलिए एड हॉक का पूरा और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो हैं इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी पे, वो पाकिस्तान जैसे ममालिक में जहां परमानेंट जजेस हैं इसको डिसअप्रूविंगली देखते हैं कि ये अदलिया की आज़ादी के से कंपैटिबल नहीं है। लेकिन ये कहना लीना कि इसके पीछे नियत ये है कि आपने पीटीआई को बैन करना है, ऑनेस्टली ये समझ नहीं आती, क्योंकि फिर आप कह रहे हैं कि
रियासत ने पूरी ये जो कमेटी है, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस काजी फायजीसा, इन सबको मैनिपुलेट किया हुआ है। वो अपनी पसंद का बेंच बनवाएंगे और आपने जस्टिस मियां खेल के तो फैसलों का हम हवाला देते हैं, उनको भी आपने इतना कॉम्प्रोमाइज बना दिया कि वो एक सियासी जमात को बैन कर देंगे। इसमें बहुत ज्यादा स्पेक्यूलेशन है। मैं पर्सनली लाइक आई सेड इससे दूर रहती हूँ और मैं इसमें अगर मैं इस पे सोचूं तो मुझे लगता है बहुत से लोगों को बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होना पड़ेगा इस तरह का कोई फैसला आने के लिए। और तो वो मैं ये भी समझना चाह रही हूँ, कुछ नहीं कर सकता, उसने फैसला कर लिया तो वो वही करवाएगी। और मैं इसके जनरली अगेंस्ट हूँ कि हम हर वक्त टीवी पे यही सुने। हम देख रहे हैं अलीना, लोग जो है वो अच्छा, बट पीछे कुछ ना कुछ चल रहा होता तो फिर हम भी चाहते हैं कि हम उसके ऊपर सवाल करें, पूछें एक्चुअली भी इस तरह की चीजें हैं या लोग ऐसे ही बस हवा में उड़ा रहे चीजें। बट एक चीज जरूर मुझे बताइएगा रीमा, एक सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस अलीना, जब आप हाईलाइट हम ये करते हैं ना कि रियासत जो डंडे के सामने सब खामोश हो जाते हैं, प्लीज ये भी हाईलाइट करें कि इस डंडे के सामने पाकिस्तानी कौम ने बहुत रेजिस्टेंस भी दिखाई है। और इस वक्त भी लोग हैं जो पावरफुल पोजीशंस में है, चाहे हमारे मीडिया में हो, चाहे हमारी जुडिशरी में हो, चाहे हमारी सिविल सोसाइटी में हो, वो बस डंडे के सामने खामोश नहीं हो जाते। सो जब हम इस तरह का खौफ पैदा करते हैं कि सब खामोश हो जाएं, ब्लैकमेल हो जाएं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। नॉट एट ऑल, दैट गोज विदाउट सेइंग कि ऐसी हमारे पास बहुत सारी मिसालें। नहीं, मैं अपनी नहीं, मैं वैसे बात कर रही हूँ कि ऐसे बहुत कोई नहीं करता एब्सोल्युटली, लेकिन ऐसी हमारे पास बहुत सी मिसालें जो हमें देखने को मिलती हैं जो जिन्होंने बड़ा रेजिस्ट किया। लेकिन एक चीज़ मुझे बताइए बिल्कुल मुख्तसरन, ताकि हम जरा इसके दूसरे पहलू पे भी गौर करें। ये जो रिव्यू में हुकूमत गई है, नो वरीज, जो रिव्यू में हुकूमत जा रही है, कितना चांस है हुकूमत के पास कि उनके हक में कुछ आ सकता है? honestly मुझे डिटेल रीजनिंग पढ़ना, I'll have to read the reasons for this order. अभी नहीं कह सकते जो 15 दिनों वाला है, रिव्यू में जाएंगे ना, मजबूत के बट रिव्यू में जाएंगे ना, वही बेंच होगा, वही, और तो कोई आ नहीं सकता, राइट? अदालत ने कोई गलत जो एडहॉक जजेस हैं वो इस रिव्यू बेंच का हिस्सा नहीं बन सकते, ये 13 रुकनी बेंच ही होगा। वही होता है जिस बेंच ने फैसला दिया होता है वही रिव्यू में होता है। लेकिन अगेन हमने देखा है रिव्यू में फैसले ज्यादा नहीं, लेकिन कभी कभी बदल भी जाते हैं। तो ये जजेस का सीरियसली अगर आप डिटेल रीजन देखेंगे उसमें आपको नजर आएगा कि नहीं सपोर्ट होती कुछ डायरेक्शंस, शायद जजेस उसको रिव्यू कर लें। इसमें मैं कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकती डिटेल रीजंस देखे बगैर। ठीक है, फेयर इनफ सलीम साफी साहब। लेकिन चले ये इसी से आगे चलते हैं कि बड़े कम चांसेस होते हैं आगे होने के, इसको टर्न ओवर या ओवर टर्न होने के। मौजूदा बेंच जो भी है वो जब देखेगा इसको, हुकूमत फिर भी अपनी पोजीशन के ऊपर डटी हुई है। क्या समझते हैं हुकूमत का ये दुरुस्त फैसला है कि वो इस मामले के ऊपर स्टैंड लेगी, मज़ीद वजाहत लेगी, या उसके बाद जो भी होगा अपनी स्ट्रेटजाइज करेगी, या फिर आपको लगता है कि हुकूमत ये गलत कर रही है जिस तरफ जा रही है? रिव्यू में जाना तो हुकूमत का हक है, डटाई नहीं दिखानी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि फैसला नहीं मानते या नहीं मानेंगे, लेकिन रिव्यू में जाना तो उनका हक है। असल में जो मैं तो लॉ को नहीं समझता, लेकिन इतना मैं इस केस को समझा हूँ उसमें ये हुआ है कि कुछ जजेस ने तकनीकी और आईनी पहलुओं को मद्देनज़र रख के फैसला दिया है, और कुछ जजेस ने वो अखलाकी और उसूली पहलुओं को मद्देनज़र रखकर फैसला किया है कि भाई उनकी सीटें थी तो उनको मिलनी चाहिए। एक नुक्ता जिसकी वजह से मसला बन गया है वो ये है कि पार्लियामेंट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नामी चीज़ पार्टी नहीं है पार्लियामेंट के। और दूसरी बात ये थी कि उन्होंने सीटें सुन्नी तहरीक ने अपने लिए मांगी थी, क्योंकि पीटीआई का सब कुछ अब सुन्नी तहरीक के नाम पे हो रहा है, तो वो उन्होंने पीटीआई को दे दी। अब उससे ये उलझन पैदा हो गया कि भाई एक पार्टी जो कि पहले से पार्लियामेंट में नहीं है उनको सीटें दिलवाई गई है, या कि जो पहले से जो चीज़ मांगी ही नहीं गई थी और जिस फरीक ने मांगी नहीं थी। तो मेरे ख्याल में फिर इसके साथ सुप्रीम कोर्ट को ये भी चाहिए था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहाल कर देती असम्बली के अंदर, तो बाकी लोग भी तहरीक इंसाफ के हो जाएं और ये सीटें भी उनकी हो जाएं। तो ये काम अगर सुप्रीम कोर्ट कर सकती है और करती तो ज़्यादा बेहतर होता। सर वैसे टेक्निकली तो रीमा तसी कर सकती हैं हमारी, लेकिन टेक्निकली तो यही कहा है ना सुप्रीम कोर्ट ने कि वो पार्लियामानी पार्टी है। नहीं, देखें
जो एक नुक्ता जिसकी वजह से हुकूमत को जवाब मिल गया है तनकीद का, वो यही है कि भाई जो प्लीडर ही नहीं था, जिसने मांगा ही नहीं था, आपने उनको दे दिया, तो उस वजह से जरा हुकूमत एग्रेसिव नजर आता है। तो अगर उसकी वजह क्या है? क्या हुकूमत ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि फैसला इस तरह से आएगा, या वो उन्होंने सोचा नहीं था कि उनसे सीट्स छिन जाएंगी? हुकूमत के गुस्से की या उनकी हैरानगी की वजह क्या है? नहीं, हुकूमत ने, मैंने आपको बता दिया ना कि हुकूमत और वो गुस्से में रहती है, ये अपोजिशन भी गुस्से में रहती है, ये तो गुस्सा ही गुस्सा है हर तरफ। बट उनकी एक्सपेक्टेशन क्या थी सर? मैं ये जानना चाह रही हूँ, आपके ख्याल में क्या एक्सपेक्टेशन थी उनकी इस फैसले से मुतल्लिक? अब ये तो उनकी एक्सपेक्टेशन तो वही थी कि जो को उनको पेशावर हाई कोर्ट से फैसला मिला था ना, वो तो उसी उम्मीद के साथ हो गई थी, क्योंकि एक सिर्फ ये नहीं कि इलेक्शन कमीशन ने ये सीटें उनको दिलवा दी थी, बल्कि उसके साथ साथ पेशावर हाई कोर्ट, जो कि पीटीआई के हक में फैसलों के लिए मशहूर था, उस हाई कोर्ट ने भी ये सीटें मुस्लिम लीग नून को दिलवाई थी। मुस्लिम लीग ने हुकूमती लोगों में बांटी थी, उसका ऑर्डर दे दिया था। तो इसलिए हुकूमत बहुत ज़्यादा मुतमईन थी कि अगर पेशावर हाई कोर्ट जैसा हाई कोर्ट उनके हक में फैसला दे सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट से भी उनके हक में फैसला आ जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से फैसला उनके खिलाफ आ गया, इसलिए वो शौक में भी है। और ये एक चीज़ उनके लिए दलील भी है उनके पास एतराज़ करने के लिए कि जी जिसने जो चीज़ मांगी ही नहीं थी, जो सिरे से मैदान में ही नहीं था, उनको दे दिए गए। बट सर, क्या ये रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन थी? क्योंकि हम सब देख रहे थे, हम भी तज्जिया तबसरा करते थे आपके सामने बैठकर, ये तो कहीं ना कहीं राइटिंग ऑन द वॉल बन गया था कि हुकूमत को तो जो एडिशनल सीट्स मिली हैं वो तो नहीं मिलेंगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिले ना मिले, या जिस तरह भी प्रोपोर्शनल उनकी हो ना हो। मेरे ख्याल में जो लोग ये तवक्को कर रहे थे कि खालिस टेक्निकल बुनियादों पे फैसला होगा, जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने किया था और पेशावर हाई कोर्ट ने किया था, तो उनको ये एक्सपेक्टेशन थी कि ये फैसला हुकूमत के हक में आ जाएगा। लेकिन जो लोग उसूलों पर यकीन रखते हैं, जायज़ नाजायज़ पे यकीन रखते हैं, ज़ाहिरी बात है कि वो सीटें तो पीटीआई की थी, और तो उनको ये तवक्को थी कि ये फैसला हुकूमत के खिलाफ आएगा। छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मजीद इसको आगे बढ़ाते हैं। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला और हुकूमत डट गई है। खबरें ये आ रही हैं कि एक तो आपको पता ही है, नज़र-ए-सानी दायर कर दी है हुकूमत ने और हुक्म इम्तना भी मांगा गया है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत ने सोच लिया है कि अमल दरामद तो नहीं करना इस फैसले के ऊपर। उमर चीमा साहब, मामला किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? अलीना, मैं मामले की तरफ आता हूँ, लेकिन कोई चीज़ें जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से है ना, मैं भी उसमें कोई मुदाखलत करना चाहता हूँ, अगर वो साजिश तस्वर ना हो। ये जो बात हो रही थी कि जो लोग उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं, बेसिकली हमारी सोसाइटी अब इतनी तकसीम हो गई है, हम एज अ जर्नलिस्ट कभी खबर भी करें तो लोग हकायक को कंटेस्ट नहीं करते। वो कहते हैं कि हमें पता है कि खबर किसने दी है, और हमें ये भी पता है कि इस टाइम पर खबर क्यों आई है। और ये बड़ी एक कामयाब स्ट्रेटजी भी है कि लोगों को आप इस तरह से कंफ्यूज कर सकते हैं, और इसमें मीडिया ने भी अपना किरदार अदा किया है। अब यही देखें ना, काजी फायदी साहब की एक्सटेंशन की बात होती थी, कोई दिमाग से ये काम नहीं लेता था कि अगर एक्सटेंशन होगी तो या तो फिर ये सूरत है कि सब जजेस की होगी, काजी फायदी साहब की अकेले की नहीं होगी। इतना भी कोई बोंडा तरीका नहीं है कि जिसमें काजी फायदी साहब को एक्सटेंशन दें और वो एक्सेप्ट कर लें और बाकी जजेस की ना हो। मैं एक प्लान की बात कर रहा हूँ, यानी कि मेरे नॉलेज में नहीं है, आई एम नॉट प्रीवी टू इट कि अगर कोई ऐसी बात थी, क्योंकि सरकारी मुलाजमीन की हद तक हम सुन रहे थे कि उनको कोई 2 साल के लिए एक्सटेंशन होगी। तो इससे मैं आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ कि वो जो सरकारी मुलाजमीन की 2 साल की एक्सटेंशन थी, इसी तरह जजेस पर भी वो लगा देते, तो उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह को भी मिलती, बाकी जजेस को भी मिलती, वो सिर्फ काजी फायदी साहब को ना मिलती। दूसरा ये है, अगर काजी फायदी साहब, मैं नहीं लूंगा, काजी फायदी साहब अगर एक्सटेंशन के लिए कर रहे थे, तो फिर इस पे काउंटर आर्गूमेंट आता है कि जो मंसूर अली शाह साहब हैं वो दूसरी साइड पे खड़े थे। इसका मतलब है वो चाह रहे थे कि काजी साहब जल्दी जल्दी जाएं, मैं चीफ जस्टिस बन जाऊं। यानी कि ये दोनों चीजों की कोई सेंस नहीं बनती, लेकिन लोग उसको अपनी अपनी मर्जी से चलाते रहते हैं और लोगों को कंफ्यूज करते हैं।
और ये जो जजमेंट की बात जो रीमा कर रही थी ना, इतना टेक्निकल लेवल पे अवाम लेवल पर बात ही नहीं होती। सियासतदान जो है वो भी उसको सादा अंदाज में बयान करते हैं, जितनी बात की उनको जरूरत होती है उससे ज्यादा वो उसको बयान नहीं करना चाहते, और इसीलिए जो एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स है उसमें कंफ्यूजन आती है। दूसरा, ये एक और जो आजकल एक कंफ्यूजन लोग बड़ी एक कामयाबी के साथ एक क्रिएट की है उन्होंने, वो है एडहॉक जजेस के बारे में। एडहॉक जजेस पे आप उस टाइम लगाते हैं कि जब आपके पास सुप्रीम कोर्ट के पास बाकी जजेस जो हैं आपकी स्लॉट सारी जो हैं वो फिल होती हैं, और इस टाइम जो है ना 17 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। एडहॉक जजेस की आपको जरूरत क्यों पेश आई? एक तरफ हर बंदा सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाई करता है कि आपके इतने केसेस हैं, इतना ज्यादा बैकलॉग है, आप उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहे। अब यह है कि उधर सुप्रीम कोर्ट के पास को 25 से 30% क्रिमिनल केसेस हैं। आपके पास जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के जो जजेस हैं उनकी कमी है। पहले मंदू खेल साहब थे, अभी कोई जस्टिस शहजाद जो अभी वो भी लाहौर हाई कोर्ट से गए हैं। आपको मजीद जजेस चाहिए थी, जिन जजेस की बात हो रही थी, जिनको अपॉइंट करना था, वो इस मामले में एक्सपर्ट सफर होते थे और आपने उनको लगाना था। अब हम सबको पता है कि एक 3 रुकनी कमेटी भी बनी हुई है कि जिसने बेंच की तश्कील करनी होती है। इसके बावजूद हम ये बात मुसलसल करते रहते हैं कि जी इन जजेस को लगाने का मकसद ये था कि फलां केस जो है ना उसमें जजेस को साथ बढ़ा के उनको वैलिडेट किया जाए। भैया आपकी कमेटी का क्या बनेगा? क्योंकि कमेटी का जिक्र क्यों नहीं आता कि आपका आर्गुमेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि कमेटी में मंसूर अली शाह हैं, कमेटी में जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, और चूंकि आपकी जो फ्रेमिंग है आजकल उसमें वो दूसरी साइड पे खड़े हैं, तो आपकी ये जो थ्योरी है वो कामयाब नहीं होती, लिहाजा उनको निकाल देते हैं, आप कमेटी को डिस्कस ही नहीं करते। और ये इस जहालत में और इसको फैलाने में जो मीडिया है उसका अपना किरदार है। पीटीआई का तो जो है ही है, या बाकी जमातों का, नून लीग का होगा, लेकिन इसमें हमारे लोग जो हैं वो भी अपना एक किरदार अदा करते हैं। बाकी ये बात है कि जो आप कह रही हैं कि उधर इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, और अब जो है ना, अब हुकूमत एक ज्यादा एक रिएक्टिव मोड में है, एक रद्द-ए-अमल यानी कि उसकी जो ज्यादा एक अप्रोच है, रिएक्टिव अप्रोच है। एक्शन जो है वो इमरान खान की तरफ से होता है, या जो ओवरऑल सूरत हाल होती है, यानी कि उसको अगर हम ब्रॉडली बात कर लें तो चीज़ों को हम इस अंदाज में देख रहे हैं, इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं कि ये कोई इमरान खान की सपोर्ट में जा रही है या गवर्नमेंट की सपोर्ट में जा रही है। अब हुकूमत जो है उनके लिए सर्वाइवल दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है, जिसमें ये भी चीज़ शामिल है, जिस तरह के फैसले आ रहे हैं तो उसमें उनको लग रहा है कि जो उनको उनके तरकश में जो तीर कोई चंद एक रह गया उन्होंने चलाने हैं, और उसमें यानी कि ये गलत और ठीक वाली बात ही खत्म होगी। हमने कभी डिस्कस किया कि इमरान खान ने कितने एक्सट्रीम स्टेप लिए हैं? हम उनको इस अंदाज में बयान कर देते हैं कि जी आप देखें इमरान खान ने तो वो किया जो पहले कभी नहीं हुआ था। ठीक है, ओवरऑल इससे मुल्क में क्यास बड़ी है, को कम तो नहीं हुई, लेकिन हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। अब ये है कि गवर्नमेंट जो है उसको हम पहले कौन सी उसकी तारीफ के पुल बांध रहे हैं, तो उनको उनके लिए अपनी जो एक बेयर सर्वाइवल है वो इशू बना हुआ है, उसमें ये सब कुछ करना जा रहे हैं। इन्होंने अगर पार्टी को बैन करना होता तो सिर्फ अगर जो है इनके ये इसके लिए एक रूटीन बिजनेस होता तो ये उस टाइम कर लेते जब फॉरेन फंडिंग का केस का फैसला आया था, ये उस टाइम कर लेते। इन्होंने नहीं किया, इनको यही लगा कि हम जो है पीटीआई को और ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं इस तरीके से, और दूसरा ये है कि हमारे मुंह पर जो स्याही अब मल जाएगी ये उतरेगी नहीं। इससे पहले जो जुल्फकार अली भुट्टो हैं उन्होंने नेशनल अवामी पार्टी को इस तरह बैन किया था, उसके बाद जो है यानी कि अब ये पीटीआई के बारे में सोच विचार चल रही है। अब इनको ये लग रहा है कि जैसे हमारे लिए जीना मुहाल हो रहा है, अच्छा है बुरा है, वो गलत तरीके से आए हैं, ये ठीक तरीके से आए हैं। मैं एक रैशनल की बात कर रहा हूँ, यानी कि आप उनके एक्शन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं ना कि ये क्यों कर रहे हैं, या अगर पीटीआई वाले कुछ करते हैं तो हम उसको समझते हैं कि इमरान खान फ्रस्ट्रेट हो रहा है या उसको एंगेज नहीं किया जा रहा, तो वो इसलिए ज्यादा एक एक्सट्रीम स्टेप ले रहा है। तो इसी को अगर हम नून लीग के हवाले से देखें, साथ भी ये चल रहा है। अब क्या ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इधर भी दो इशू हैं। अच्छा, एक तो यह है कि ये जो 15 दिन वाला मामला है या जो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, ये महसूस नशिस्तों वाला, हुकूमत कहती है कि हमने इस पर अमल दरामद नहीं होने देना।
और उसको करने का क्या तरीका है कि आप जो है पार्टी को बैन करें। इसमें दो जो अहम बयान है आप जारी रखें। एक जो लॉ मिनिस्टर का भी था कि हम जो है इनको नशिस्तें नहीं मिलेंगी। दूसरा जो है फैसल वाडा ने बात की जी कि एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा। ये दो चीजें होंगी कैसे कि आपने पहले सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन का दिया, आगे सुप्रीम कोर्ट इसको एक्सटेंड कर दे, वो एक बात की बात है। लेकिन मैं फॉर नाउ जो अभी का एक फैसला है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें अगर ये मामला कैबिनेट के पास लेकर जाते हैं कि जी ये पार्टी जो है वो कौमी सलामती या जो भी उस पर कोई बहाना लगा लें, उसमें ये उसके खिलाफ साजिश में मुलव्वस है, तो लिहाजा इसको बैन किया जाए। तो पहले स्टेप पे बैन किसने करना है? वो वजारत दाखिला ने करना है। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी करना है। उसके बाद हुकूमत ने ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास भेजना है। अब यह है कि जो बैन इन इफेक्ट उस टाइम हो जाता है कि जब आपने नोटिफिकेशन जारी करना है। अब नोटिफिकेशन सॉरी वो नहीं होता। क्या कह रही? वो टेम्पररी बैन होता है ना, फिर उसके बाद तब तक होते हैं कॉन्सिक्वेंसेस इस बैन के नहीं इन इफेक्ट होते जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना आ जाए। अच्छा, वो इस तरह नहीं होता कि बैन लगा देते पे 15 दिन के अंदर अंदर जाना होता है, सुप्रीम कोर्ट जस्टिफाई करना होता है? उसमें लिखा है, आप देख लें। नहीं साफ वाजे तौर पे लिखा है कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की वैलिडेशन जरूरी है। जी उमर, कानून में लिखा है क्लियरली। ठीक है, इसमें देखिए दो इश्यूज हैं जी। इसमें दो इशू है। पहली बात तो ये है कि मैं आपको एक अपना एक रैशनल दे रहा हूँ, उसमें कोई तफरीक हो सकती है। मुझे ये गवर्नमेंट ने नहीं बताया कि हमने इस तरह से करना है। मैं जो इनकी ये जो स्ट्रेटजी है इसको मैं डिसाइफर करने की, इसको डिकोड करने की कोशिश, ठीक है। तो उसमें अगर ये एक फियर फैक्टर क्रिएट कर लें, उनके अंदर कोई उनके बंदे तोड़ने में कामयाब हो जाएं, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बना लें, आगे जाके सुप्रीम कोर्ट में मामला रुक जाए, वो एक बात की बात है। एक ये चीज है। दूसरा ये है कि इनको ये लगता है कि ये असल में हर एक्शन में पीटीआई से लर्न करने की कोशिश करते हैं नून लीग वाले। ये जो सोशल मीडिया में भी उनसे कोई 10 साल पीछे हैं और जिस तरीके से जो उनकी स्ट्रेटजी थी अब ये उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। इनको ये लगता है कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, कि अब जो है एक तो हमारे पास स्पेस खत्म होती जा रही है, और दूसरा ये है कि हमें दूसरे इदारों को भी रियलाइज करना पड़ेगा, कराना पड़ेगा कि अगर गवर्नमेंट के साथ आप तावन नहीं करेंगे, आपके फैसले अपनी जगह पर मौजूद हैं लेकिन हम अपनी एग्जेक्टिव पावर इस्तेमाल करते रहेंगे। ठीक है, अब ये देखें ना कि जो एक अमेरिकी सदर है वो कांग्रेस से अप्रूवल लेता है लेकिन वो वीटो भी कर सकता है, लेकिन वो एक एक्सट्रीम स्टेप होता है, उसके पास एक लीगल पावर होती है। तो ये अपनी एक सर्वाइवल में, या आप समझें कि जो आखिरी तीर हैं वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये मैं एक बड़ा अगर बोल रहा हूं कि अगर ये नहीं कामयाब होता तो फिर ये है कि उसके बाद और जो इनके प्लान बी सी हैं कि वो क्या करेंगे, वो सारे इन इफेक्ट या उसके ऊपर वो सोचेंगे करना है कि नहीं करना। लेकिन मुझे एक चीज़ बताएं, जब हम इसके ऊपर बात ही कर रहे हैं तो उमर, अमल दरामद कर लें ये लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, क्या नुकसान हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा हुकूमत को? आपने कहा बका की जंग है हुकूमत की, लेकिन उस तरह तो हुकूमत को कोई अपेरेंटली खतरा नहीं था अगर पीटीआई इवन लार्जेस्ट पार्टी बन भी जाती है उसमें। नहीं, अभी देखिए इनके पास एक स्पेस तो बाकी है, लेकिन ये है ना कि वो एक फाइट बैक करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है, लेट्स से आप इसको इस अंदाज में देखें ना कि पीटीआई को सीटें मिल जाती हैं तो उसके बाद पीटीआई एक लार्जेस्ट पार्टी तो बन गई। हुकूमत सारा सिस्टम हुकूमत के साथ है और एक तरफ सिर्फ पीटीआई जिसके पास कुछ अददी अक्सरियत कौमी असम्बली के अंदर, क्या फर्क पड़ता? देखिए अलीना, जो सिस्टम है ना, सिस्टम इस टाइम खुद डिसफंक्शनल हुआ है। सिस्टम जो है वो एस्टेब्लिशमेंट अकेले सिस्टम नहीं है, जिसको हम रियासत भी कहते हैं आमतौर पे एक हिजाब में बयान करने के लिए। वो भी उनकी भी वो पहले वाली बात नहीं रही जो पहले उनका एक अलायंस था जुडिशरी के साथ, वो भी फ्रैक्चर्ड फॉर्म में है। सही। तो उनको उधर से कोई मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो रहे, तो इसी की वजह से तो ये सारी फ्रस्ट्रेशन आ रही है, इसी की वजह से वो इतना एक्सपोज हो के खुल के वो चीजें सारी कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में मुझे सूरत हाल जो जैसे कहते हैं ना कि इट्स गेटिंग अगली, मुझे एक दिन ब दिन इसी तरफ चीजें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, जिसमें कोई राइट रॉन्ग से ज्यादा ये अपना एक पूरी तरह एक नेकेड किस्म का एक पावर प्ले चल रहा है। और आप ये कहाँ तक जाते हुए देख रहे हैं? क्या कुछ संगीन नताइज भी हो सकते हैं या संभाल लिया जाएगा मामला? क्योंकि बड़े बड़े सियासतदान इसमें इन्वॉल्व हैं जिनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कोई ना कोई अच्छा किरदार अदा करेंगे या कंस्ट्रक्टिव किरदार अदा करेंगे।
अलीना, मुझे कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा। देखें, बड़ा होना और मौसर होना ये दो अलग बातें हैं। एक किसी के पास कोई लिवरेज होना चाहिए ना। पहले एक ये एस्टेब्लिशमेंट के पास लिवरेज होता था कि वो सिस्टम को कंट्रोल कर लेते थे, वो अपनी डिक्टेशन जो है लोगों को उस पे वो मुसल्लत भी कर लेते थे। अब वो भी इस कंट्रोल में नहीं है, जुडिशरी भी इस कंट्रोल में नहीं है, पार्लियामेंट भी इस कंट्रोल में नहीं है। इमरान खान जो है यानी कि वो इस पे एक स्टेप ले सकते हैं, लेकिन इमरान खान जो है ना, उनमें इस चीज की सलाहियत बहुत ज्यादा है कि जिस स्टेज तक वो चीजों को ले आए। अब इधर सोल्यूशन का हिस्सा बनना शायद ये इस चीज की उनमें सलाहियत भी नहीं है। अच्छा। वो अपनी टर्म्स पे करना चाहते हैं। आप जो है यानी कि वो चाह रहे हैं कि मैं ही एक फर्दे वाहिद और हरफे आहर हूं। अब यह है कि उसकी वजह से जो बाकी पावर सेंटर्स हैं, या पावर सेंटर को भी आप छोड़ें, आप जमातों की बात कर, ये जो बाकी जमातें हैं, ये नहीं है कि नून लीग जो है ये डिक्टेशन ले लेगी। अच्छा, वैसे हम सारी सिचुएशन की बात कर रहे हैं, आप लोगों ने सब बताया अभी, बट वो एक सोशल मीडिया की टर्म है ना, सेम बट डिफरेंट, जहाँ पर होता है कि दो सिचुएशंस बिल्कुल एक तरह, लेकिन उसमें कुछ कदरें मुख्तलिफ भी होती हैं। पाकिस्तान और अमेरिका में जो आजकल हो रहे हैं अमेरिकी इंतखाबात के सिलसिले में, उसको अगर देखा जाए तो बहुत चीज़ें मुख्तलिफ भी, बहुत सूरत हाल सिमिलर भी। लेकिन एक चीज़ जो मुझे वहाँ की बड़ी हिट की, वहाँ पर सब कुछ वैसा ही हो रहा है, या कुछ लोग उसको कॉन्टेक्स्ट में डालते हैं पाकिस्तान के, बट एक चीज़ ज़रूर है, वहाँ पर कोई ये नहीं कह रहा कि निज़ाम लिपट जाएगा, वहाँ पर कोई ये नहीं कह रहा कि मार्शल लॉ लग जाएगा या जमहूरियत को कोई ख़तरा होगा। सो आई थिंक ये भी बड़ी करने की ज़रूरत है कि हमारा मुल्क इतना वॉलेटाइल, या सियासी सूरत हाल इतनी वॉलेटाइल है क्यों कि हम हर दूसरे दिन ये सोचने बैठ जाते हैं कि भाई निज़ाम को ख़तरा है, अगर सियासी जमातों ने ये ना किया तो निज़ाम ही लिपट जाएगा। ये तलवार क्यों लटकती रहती है। विद दैट थॉट एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे अपने दूसरे इशू के साथ। वेलकम बैक। एक बड़ा अहम मसला पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दाना वाक़यात में देखा जा रहा है कि बड़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। अभी आप देख लीजिए, खैबर पख्तूनख्वा में या के बाद दीगरे वाक़यात हुए, एक DI खान में हुआ, फिर बन्नू में छावनी पर हुआ। गो के हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसके ऊपर काबू तो पा लिया, लेकिन ये बड़े तशवीशनाक है कि जिस तरह से ये बढ़ते चले जा रहे हैं। और इसके ऊपर ये बात भी हुई थी कि जो सियासी लीडरान हैं, सियासी जमातें तमाम तर, उनको एतमाद में लिया जाएगा। तो वो मामला कहाँ पर का, ऑपरेशन का मामला कहाँ तक है, अपने तज्जियाकारों से बात करते हैं। और सबसे पहले ये जानते हैं कि जो हालिया लहर है दहशतगर्दी के, इसके असबाब क्या हैं। सलीम साफ़ी साहब। अलीना, देखें, पहली वजह तो ये थी कि हमने 20 साल तक अपने आप को बेवकूफ़ बना रखा था, और जो हमारी पॉलिसी थी वो इंतहाई अहमकाना और गैर आक़िलाना थी। वो यूँ कि हम दुनिया को भी ये बावर कराते रहे और ख़ुद भी उस पर यकीन कर लिया था कि अफ़गान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है। हालांकि उन्होंने कभी ये नहीं कहा था कि हमारा आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि TTP शुरू इसलिए हुई थी, इसकी बुनियाद इसलिए पड़ी थी कि वो अफ़गान तालिबान की हिमायत में जंग करना चाहते थे। तो वो अपने लेटर पैड पे उन्होंने कभी ये बात छुपाई नहीं, बल्कि TTP का जो भी लेटर पैड होता था उसके एक तरफ उसके अमीर का नाम होता था और दूसरी तरफ अमीरुल मोमिनीन मुल्ला मोहम्मद उमर का नाम होता था। इसी तरह अगर आप देखें तो उनकी जंग में ये इतना बड़ा हिस्सा था इनका कि CIA के ख़िलाफ़ एक कार्रवाई हुई थी, अबू दुजाना नामी एक शख्स ने की थी, और उसमें CIA के कई अहलकार, जो कि सबसे बड़ा नुकसान था अमेरिकियों का, कई ओहदेदार उसमें हलाक हो गए थे। तो वो भी उनके लिए TTP ने किया था। तो पहली बात तो ये थी कि हमारी ये जो मफरूज़े पे मबनी पॉलिसी थी वो थी कि हमने समझा था कि इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है। हालांकि TTP वाले पाकिस्तान में लड़ने के साथ साथ अफ़गानिस्तान में TTA की जंग भी लड़ रहे थे। दूसरी बात, हमने अपनी कौम को इस बात पे लगाया हुआ था कि जी अफ़गानिस्तान से जो कुछ हो रहा है, TTP को इंडिया सपोर्ट कर रहा है और उसको हामिद करज़ई सपोर्ट कर रहा है, उसको अशरफ गनी सपोर्ट कर रहा है। लेकिन जब तालिबान की हुकूमत आई और जेलें टूट गई तो जेलों से 4000 से ज़्यादा TTP के लोग बाहर आए, जिसमें मौलवी फ़कीर मोहम्मद जैसे अहम आदमी भी शामिल थे। तो एक तो TTP की तादाद में यकदम वो 4-5 हज़ार लोग जो कि अफ़गानिस्तान की जेलों में थे, उनका इजाफा वो उसमें हो गया।
फिर एक और वजह जो उसकी बनी, अब जाहिर बात है कि वो लोग सरहदों पे यकीन नहीं रखते और वो तो कहते हैं कि जो निज़ाम वो अफगानिस्तान में लाए हैं वो पूरी दुनिया में लाना चाहते हैं। तो एक और वजह उसकी ड्रोन का खात्मा है। पहले टीटीपी को अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा नुकसान ड्रोन ने पहुंचाया है। मुल्ला फजलुल्लाह को ड्रोन ने मारा, हकीमुल्लाह महसूद को ड्रोन ने मारा, बैतुल्लाह महसूद को ड्रोन ने मारा। एक तो उनकी लीडरशिप को मारने में ड्रोन ने एक बुनियादी किरदार अदा किया। दूसरा, ड्रोन की खौफ से वो इकट्ठे होकर मंसूबा नहीं बना सकते थे, लेकिन अब ड्रोन का हमला ख़त्म हो गया है और उनको वो एक वसी सरजमीन मैसर है। और आखिरी एक जो बुनियादी वजह है वो ये कि जब अफ़गानिस्तान के तालिबान जीत गए तो उसकी वजह से टीटीपी वालों का भी मोरल बूस्ट हो गया और वो ये समझते हैं कि अगर अफ़गान तालिबान नेटो जैसी क़ुव्वत को शिकस्त दे सकते हैं तो हम फिर पाकिस्तान जैसी हुकूमत को शिकस्त क्यों नहीं दे सकते। और उसकी देखा देखी पाकिस्तान के मुख्तलिफ दीनी मदारिस से कई नए लोग भी अफ़गानिस्तान चले गए जो कि इस तरह के ख्यालात रखते थे। तो ये 4-5 वजूहात हैं जिसकी वजह से तालिबान की कार्रवाई बढ़ गई है पाकिस्तान में। ठीक है शहजाद। जी अलीना, एक तो जो सलीम साफ़ी साहब ने बातें की हैं तमाम दुरुस्त हैं, उसको थोड़ा सा रिपीट ही करना होगा अगर मैं दोहराऊं कि हमारी जो पॉलिसी है दहशतगर्दी को लेकर उसमें बड़ी कन्फ्यूजन रही है। एक अरसे तक ऑपरेशन जब शुरू हो रहे थे तो उस वक्त बड़ी रिजेंटमेंट थी, उस वक्त जो आवाम थी वो नहीं चाहती थी कि ऑपरेशन हो। फिर एक लंबे अरसे तक हमने गुड तालिबान बैड तालिबान की डिस्टिंक्शन की, फिर कमेटीज़ बना के मुज़ाकरात करने की कोशिश की और फिर फाइनली APS के बाद या उससे पहले आप कह सकते हैं कि जब कराची में एयरपोर्ट पर हमला हुआ था तो उसके बाद ये गज़म हमने तैयार किया था कि हम अब जो है फुल जो है एक्शन की तरफ जाएंगे। उसके कुछ हमने असरात भी देखे, लेकिन फिर जब अफगानिस्तान में अमरीकी फोर्सेस गई तो हमारी पॉलिसी फिर बदल गई। और उस वक्त जब हम फवाद चौधरी या दीगर मिनिस्टर्स उनके थे, जब फवाद चौधरी साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, उनसे पूछते थे कि जब आप इनको यहाँ पे लेकर आएंगे तो इनकी रीसेटलमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली कोई ना उनके पास स्किल है, वो लड़ते रहे माजी में, तो इसके अलावा ना कोई काम आता है, तो कैसे आप उनको रीसेटल करेंगे। तो उस वक्त की हुकूमत के पास इसका कोई वाज़े जवाब नहीं था। और आज भी कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं वो तो जनरल फैज़ की पॉलिसी थी, अगर वो कुछ अरसा रह जाते तो वो फिर हो जाते रीसेटल। जो मुझे बड़ा एक अजीब सा आर्ग्यूमेंट लगता है कि क्या एक फर्दे वाहिद के होने से ना होने से आपकी पूरी पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी और दहशतगर्दों के हवाले से जो पॉलिसी है वो डिटरमिन होगी एक शख्स के हवाले से। तो ये तो बड़ा अजीब सा एक जवाब लगता है। इसमें इमरान खान भी उस वक्त आपको पता है कि चाहते थे कि ये लोग आए, लेकिन ये मामला वहां तक नहीं रुका था। इसके बाद जब चेंज ऑफ गवर्नमेंट हुई, मैं अपने प्रोग्राम में ये ऑन एयर कर चुका हूँ, राना सनाउल्लाह साहब इंटीरियर मिनिस्टर थे, दीगर लोग थे, वो भी इस पॉलिसी को एंडोर्स करते थे कि वहाँ पे जो बच्चे, खवातीन और लोग हैं उनको हम ऐसे अबैंडन तो नहीं कर सकते और हमें उनको वापस लेकर आना है बहरहाल। तो ये कलेक्टिव पॉलिसी बनाई गई थी और कलेक्टिवली हम सबका फेलियर है कि जिस दहशतगर्दी के हवाले से हम कहते थे कि उनकी कमर हमने तोड़ दी है, उनको वापस लेकर आ रहे हैं। लेकिन इसका बहुत हद तक ताल्लुक आपने कहा कि क्यों बढ़ रही है, इसको जो इस वक्त ओवरऑल माशरे में हो रहा है उससे आप कैसे डिस्कनेक्ट करेंगे। यहाँ पोलराइजेशन इतनी बढ़ चुकी है कि माजी में जो पार्टीज तैयार हो गई थी ऑपरेशन के लिए, जो अवाम जहाँ पे ऑपरेशन हुए लोगों को नकल मकानी करनी पड़ी, वो तैयार हो गए थे, वो उनमें गुस्सा भरा हुआ है और वो सियासी बुनियादों की वजह से है, कुछ सियासी नैरेटिव की वजह से वो कहते हैं कि नहीं ऑपरेशन हम नहीं होने देंगे। पीटीआई के तमाम लोगों ने सुने बगैर इसको राइटली रिजेक्ट कर दिया कि हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे। तो ये जो हालात है जिसका आपने पिछले सवाल में भी जिक्र किया, मतलब इस वक्त अगर हमारा सारा फोकस ये होगा कि इस लड़ाई को कैसे आगे बढ़ाना है और सेटलमेंट की तरफ नहीं जाना है, तो इससे आपकी इकोनॉमी भी सैक्रिफाइस होगी, आपकी सिक्योरिटी भी सैक्रिफाइस होगी। आपने पूछा था कि इसका क्या नतीजा निकलता आ रहा है। देखिए ये जो इस वक्त लड़ाई चल रही है, मुझे इसमें कोई क्लियर विनर नहीं नजर आ रहा। कोई कुव्वत या कोई पार्टी ये समझती है कि यहाँ पे हम जो है किसी तरीके से कामयाब होके वी विल टेक इट ऑल, ये नहीं हो सकता। जितना अरसा ये जारी रहेगी आपके मुल्क को, रियासत को, इकोनॉमी को, सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाती रहेगी। और इवेंचुअली हर लड़ाई का इख्तिताम इसी पे होता है कि टेबल पे बात करनी होती है बैठकर। तो अगर यही करना है इवेंचुअली, तो जितना पहले कर लेंगे उतना नुकसान कम होगा। उमर चीमा साहब आप कहिएगा। समझते कि हम यहाँ से जीत के उठेंगे, दूसरे को शिकस्त दे देंगे, ये नहीं हो रहा। हमें को एग्जिस्ट करना पड़ेगा। पाकिस्तान की जमहूरियत में एस्टैब्लिशमेंट का एक रोल है, वो फॉर द टाइम बीइंग ऐसा लगता है कि रहेगा। सियासी पार्टीज को कोएग्जिस्ट करना पड़ेगा।
यही तरीका है। अगर कोई समझे कि नहीं हम आइसोलेशन में ये सब कुछ कर लेंगे, वरना नुकसान तो फिर सभी का होगा, किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। अच्छा उमर, ये कहिएगा, हम जैसे बात कर रहे हैं, अभी पिछले दिनों एक नई पॉलिसी हमें बताया गया कि अब इम्प्लीमेंट होगी, उसके लिए चीज़ें जॉट डाउन की जा रही हैं, दिया जाएगा सबको उसके लिए एतमाद में, लेकिन वो मामला कहाँ तक पहुँचा है? वो भी ऐसा लग रहा है कि या तो रुक गया या तो उसके ऊपर फिर सियासी फ्रंट के ऊपर कुछ नहीं हो रही है पेशरफ्त। अलीना, ये जो शहजाद ने पोलराइजेशन की बात की ना, ये इतनी डेंजरस है कि लोग इस हद तक चले जाते हैं कि वो जो भी सियासी तौर पे उनका मुखालिफ होता है, वो किसी जगह पर अगर जीतता हुआ नजर आए तो उनके लिए ये होता है कि खुदा नास्ता बेशक मुल्क को कुछ हो जाए, ये बंदा ना जीते। लोग इतनी एक्सट्रीम लेवल पर चले जाते हैं और वो चीजें हमें पॉलिसी लेवल पर भी नजर आ रही हैं। हमारी वैसे पॉलिसी, पता नहीं ये पॉलिसी कहते किसको हैं और ये बनाते किस तरीके से हैं, क्योंकि सब में कोई एक शॉर्ट साइटेडनेस नजर आती है। ये जिस तरह सलीम साफी साहब ने पहले बात की तो मुझे दो बातें मेरे ज़हन में आ रही थी कि जो एक पॉपुलर डिसीजन होती हैं या जो एक राय आमा होती है जिसकी हम बड़ी अहमियत जिसको देते हैं, वो कितनी रियलिटी के करीब होती है। दो एग्जाम्पल हैं कि जब अमेरिका इधर से निकला तो हमने कितने बंगड़े डाले नून लीग वालों ने और पीटीआई ने कि जनाब उन्होंने अपने आप को गुलामी से आज़ाद कर लिया है, और फिर यह है कि इधर से रा के और जो मुसाद की जो पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ होती थी वो ख़त्म हो जाएंगी। हुआ क्या है, अलमिया देखें, 2021 में पाकिस्तान में छोटे बड़े हमले जो दहशतगर्दी के रिलेटेड थे 67 थे, 67। अभी 2024 में वो 700 से ऊपर बढ़ गए हैं। यानी ये देखें, हम आगे जा रहे हैं, ये पीछे जा रहे हैं। होना ये चाहिए कि हम अपनी गलतियों से सीखें कि जो हमारा पॉलिसी है या हमारा जो सोचने का अंदाज है उसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं। दूसरा, ड्रोन के हवाले से हमारे जो एहतजाज होते रहे, पॉपुलर फैसला था, उसमें कोई फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, उसमें हम नहीं जा रहे थे। अभी आपको साफी साहब ने बताया कि ड्रोन जो है ये तालिबान के खिलाफ कितने इफेक्टिव थे, अब ड्रोन नहीं चल रहे, वो दंदना रहे हैं। एक और मैं बात करना चाहूंगा, ये जो पश्तून मूवमेंट वाले हैं इनको काफी इतराज है और इनकी बातें बहुत हद तक ठीक भी हैं कि जो एक डबल गेम या डबल पॉलिसी के हवाले से हैं, लेकिन ये लोग जो इधर आके पाकिस्तान में अटैक कर रहे हैं या ये जो आप बन्नू या डेरा इस्माइल खान की बात कर रहे हैं, जिस ग्रुप ने इनकी जिम्मेदारी क्लेम की है वो तो अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं। इन्होंने कभी अफगानिस्तान तक का जिक्र नहीं किया, हालांकि नजरियाती तौर पे भी ये उनके साथ नहीं है, तालिबान है, उनका जिक्र नहीं किया कि वो भी शेल्टर दे रहे हैं। तो ये बड़ा अजीब अलमिया है और इस सारे अमल में हमारा मुल्क सफर कर रहा है, हर फ्रंट पर सफर कर रहा है। मैं तो ये देखता हूँ कि इधर कोई बुहरान खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। हम जिसको खत्म होना तस्वर करते हैं वो ये होता है कि उस दौरान एक और बुहरान जन्म ले जाता है, हम उसको भूल जाते हैं। ये जो फ्लड वाला मामला था मैं इसको कैसे भूले, उसके बाद कोई जो नए इशू आ गए हम फ्लड को पीछे भूल गए। आईडीपीज का मामला वो भी इसी तरह रहा, लोग उधर ही है जहां हम उसी तरह है, यानी कि वो बढ़ते जा रहे हैं। और हम जो है हमारी जो स्टेट है, जो हम एज अ नेशन हम पूरी तरह फ्रैक्चर्ड हो चुके हैं, जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस चीज है। अलीना, इस पे ये उमर ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। हमारे जो सोल्जर्स या ऑफिसर्स जो सेक्रीफाइस करते हैं अपनी जानों को, ये तो हम हालात में भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन आप सोचें कि इस वक्त क्या मोटिवेशन होगी उनकी कि जब हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे पूरा स्टेट ही फ्रैक्चर्ड हो गया है, एक के बाद एक मसला, फिर भी वो अपना फर्ज जो है वो अंजाम दे रहे हैं। फिर भी मोटिवेशन में कोई कमी नहीं आई है कि जो भी कियोस मुल्क में चल रहा है, जो हमें महंगाई का सामना है, जो हमारे साथ प्रॉब्लम्स हैं, उनके घरों में भी ठीक है, बिजली भी महंगी मिलती है, खाना पीना भी महंगा हो जाता है, ये सारे इश्यूज उनके साथ होते हैं। लेकिन फिर भी, और उनकी फैमिलीज का कितना दिल दुखता होगा कि हमारे बच्चे ये कुर्बानियां दे रहे हैं, शहादतें उनोश कर रहे हैं, लेकिन मुल्क में एक अफरा तफरी, एक कियोस है जिसको कोई ठीक करने का नाम नहीं ले रहा। ठीक है जी, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दे, अल्लाह हाफिज।